नमस्कार, मैं नील कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ आपके समक्ष एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। और आज है 24 मई 2021 और दिन है सोमवार। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उस पे जो हमारा विषय है वो ये है कि हमास, जो कि एक चरमपंथी गुट कहलाता है और जो फ़िलिस्तीन राज्य की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ता है, और इज़राइल के बीच में अचानक युद्ध विराम रुकने की क्या वजह है और कैसे है। तो इस पे बहुत सारे समाचार पत्रों ने बहुत सारी बातें मैंने सुनी, ये वजह है वो वजह है, लेकिन मेरी राय इन दोनों से इतर है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इज़राइल में पिछले दिनों चुनाव हुए हैं और नेतन्याहू को वहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। पिछले दिनों उन्होंने युद्ध विराम के लिए जो वहाँ की संसद ने प्रस्ताव रखा था वो प्रस्ताव भी गिर गया था। अब वो एक अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ कार्य कर रहे हैं। उनके सामने अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो सरकार अगर उनको बनानी है तो वो जो चरमपंथी गुट है, जो उसकी राजनीतिक इकाई है, उसके सदस्यों के साथ मिलकर के एक गठबंधन सरकार बनाए, जो शायद मेरे लिए उनके लिए मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ की जनता है वो नेतन्याहू को ये समझ रही है कि शायद वो इजरायली हितों का पूरी रूप से संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से सन 2014 में हमास ने फ़लस्तीन के लिए एक तेज़ लड़ाई लड़ी थी। तब से उसके बाद से कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई है और धीरे धीरे इज़राइल जो है अपनी शक्ति भी बढ़ा रहा है, आर्थिक शक्ति भी बढ़ा रहा है और अपनी सैनिक शक्ति भी बढ़ा रहा है। और धीरे धीरे वो गाज़ा पट्टी वाले इलाके पर, जो कि उनका क्षेत्र है जिसमें उसके उस पार वो रहते हैं, और वेस्ट बैंक है, वहाँ पर वो यहूदियों की बस्तियों को बढ़ाता जा रहा है। इसके पीछे मुझे ये कारण दिखता है कि जब मिस्टर नेतन्याहू की सरकार अल्पमत में आ गई और उसके बाद उनको दोबारा इलेक्शन की स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी जनता के बीच में साख बचाने के लिए, इसी बीच में एक और घटनाक्रम घटित होता है कि वहाँ का एक अदालत ये निर्णय दे देती है कि जिस क्षेत्र में यहूदी रहते हैं और वो लगभग हमास के किनारे ही है, उस किनारे के 70 परिवारों को वहाँ से हटा दिया जाए। जबकि वो परिवार वहाँ से हटने के लिए, वो अरबियंस हैं, वो वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है ये हमारा पैतृक घर है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसके पीछे अब यहाँ पर हमको लगता है कि इजराइल ने अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए, अपने लोगों के बीच में पैठ बनाने के लिए उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई कराई, जो कि बाद में हिंसा में बदल गई। उस क्षेत्र में हिंसा हुई जहाँ पर थे, शायद उस क्षेत्र को खुर्द रज़ा कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे ठीक से समय नहीं याद है। तो लेकिन वहाँ पर हुई और इजराइल के दूसरे हिस्सों में भी हिंसा हुई। जब इसराइल के दूसरे हिस्सों में हिंसा हुई, इसी वक्त हमास ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि चूँकि वहाँ पर हिंसा में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे। जब इजराइल के ऊपर उन्होंने रॉकेट दागे तो नेतन्याहू की सरकार ने, जो इजरायली सरकार थी, उनके ऊपर हवाई हमले शुरू कर दिए। इसमें लगभग 350 लोगों के आसपास मारे गए, जो कि ज़्यादातर फ़लस्तीनी थे, जिसमें ज़्यादातर नुकसान जो है फ़लस्तीन का हुआ है। इसमें इजराइल की जो बस्तियां हैं वो नष्ट भ्रष्ट कम हुई हैं, और ख़ास तौर से इसमें उस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जिसमें प्रमुख समाचार पत्रों के दफ्तर हैं। उसके बाद इनके ऊपर बराबर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा था कि आप जो है युद्ध विराम कीजिए। यूनाइटेड नेशंस ने भी ऐसा ही कहा था। चाइना ने तो बल्कि धमकी तक दे दी थी कि अगर ये युद्ध जारी रहा तो इस युद्ध के परिणाम भयानक हो सकते हैं। इजराइल के मामले में कहा जाता है कि इजराइल बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड देश है, वो दूसरों की मदद करने में कम और हर मदद का फ़ायदा उठाने में वो ज़्यादा विश्वास रखता है, और वो किसी भी समय कुछ कर सकता है। वो धीरे धीरे पूरी ताकत बढ़ा लेता रहा है, और दुनिया के ज़्यादातर देश इस समय इजराइल से हाथ बढ़ाने के इच्छुक हैं। यहाँ तक कि अरब के कुछ देशों ने भी उनके साथ कुछ व्यापारिक संधियाँ कर ली थी। ऐसे मौके पर अगर अरब देश, जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे, अगर वो इजराइल के साथ अपने व्यापारिक संबंध को बढ़ाते तो उनकी आपस में बदनामी होती और लड़ाई होती। इसलिए सारे अरब कंट्रीज़ ने मिलकर के एक सम्मेलन आयोजित किया, और उन्होंने, जैसा कि हमेशा करता रहा है, मिस्र ने हमेशा इसमें बीच बचाव किया है और युद्ध को रोकने के लिए, कार्रवाई करने के लिए इजराइल के ऊपर दबाव डाला है। और इस समय
उन्होंने, जब यूनाइटेड नेशंस तो यूरोपीय कंट्रीज़ का हमेशा से खिलौना रहा है, और हमेशा यूरोपीय कंट्री और अमेरिका ये चाहते रहे हैं कि मध्य पूर्व में और एशिया महाद्वीप में हमेशा अशांति बनी रहे, जिससे कि उनके स्वार्थ पूरे होते रहें। जब रूस का, चाइना का, यूनाइटेड नेशंस का कोई वजूद नहीं रह गया है, वो 5 देशों के हाथ का खिलौना है, वो खाली वक्तव्य जारी करता है या वो जो निर्णय लेता है उसको कोई मानता नहीं है, इसलिए उसका मतलब कोई राज की तारीख में नहीं रह गया। तब जब मिस्र ने ये प्रस्ताव उसको इज़राइल के प्रधानमंत्री के सामने रखा, तो उन्होंने उसको इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा था, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस समय कोरोना नामक एक महामारी से जिस समय एक तरफ से लड़ रहा है, उस समय वो 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। तो इससे सारे दुनिया भर के व्यावसायिक हित जुड़े हुए थे और सामाजिक हित भी जुड़े हुए थे। इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए हमास ने भी अपने लोगों के बीच में अपनी पोजीशन बनाने के लिए युद्ध की स्थिति न होते हुए भी उनके ऊपर रॉकेट डाले, और उन्होंने भी वहाँ पर ज़बरदस्ती हिंसा भड़काई, जिससे कि हमास को हमला करने के लिए उकसाया, और जब उन्होंने हमला करने के लिए उकसाया तो उन्होंने उनके ऊपर हवाई हमले किए। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, ये हमेशा खेल खेलते रहते हैं, और मध्य एशिया को और पूर्वी एशिया महादेश को ये बराबर डिस्टर्ब रखना चाहते हैं। और इज़राइल नाम का दुनिया में कोई देश कभी नहीं था, उसके ऊपर रोम का राज था। एक यहूदी नाम का एक कोई यहूदियों का एक धर्म था, जिसके लोग, थोड़े से लोग वहाँ रहते थे। अंग्रेज़ों ने सारी बस्तियाँ वहाँ पे बसाई जा करके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे लड़ाई का कोई ख़ास उद्देश्य नहीं था, खाली हमास ने अपनी पोजीशन इंप्रूव करने के लिए और इज़राइल में के प्रधानमंत्री ने अपनी स्थिति अपने देश में मजबूत करने के लिए ये युद्ध की स्थिति पैदा की। और जब मिस्र ने एक प्रस्ताव ले जाके रखा कि साहब इसमें बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है, आप इसको बंद कीजिए, तो उन्होंने, जबकि वहाँ की संसद ने इसके लिए मना कर दिया था, उन्होंने इसके बावजूद इसको मान लिया और युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसीलिए दोनों पक्ष युद्ध विराम का स्वागत कर रहे हैं और दोनों ही अपने को अपनी जीत बता रहे हैं, क्योंकि दोनों ने फिलहाल अपनी अपनी लाज बचा के रख ली है। इसी के साथ मैं आज की बात ख़त्म करता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक गाना भी सुनवाऊँगा आज के वीडियो में, एक खूबसूरत, और आप बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो लीजिए अब गाना सुनिए। हम लोग इसके बाद फिर मिलेंगे कल 25 तारीख को। तब तक के लिए नमस्कार। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
बसी है। सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए। जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले। तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने दिए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर